नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठों में हमने देखा रॉकेटों का स्थितीकरण या उपग्रहों का स्थितीकरण। शुरू में हमने ये पूछा था कि स्थिति का मतलब क्या है, और स्थिति का मतलब होता है दिक् विन्यास, माने कि दिशा के आधार पे आप किस प्रकार से वस्तु स्थापित है। अब इसी में जब हम स्थानीयकरण की बात करते हैं, ये हम पूछते हैं कि वाहन या वस्तु का स्थान क्या है अंतरिक्ष में। तो फिर से हम आपसे सवाल करेंगे कि स्थान का मतलब क्या है। अब जब हम धरती पे हैं तो स्थान निर्धारण होता है अक्षांश और देशांतर द्वारा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये काफी सरल लगता है, पर अंतरिक्ष में अक्षांश और देशांतर का क्या मतलब बनता है। अगर हम पूछें कि मंगल ग्रह का स्थान क्या है अभी, चांद का स्थान कहाँ है अभी, तो उसके पीछे की परिभाषा क्या है, उसके पीछे का तकनीक क्या है उसको समझने का। जैसे स्थितीकरण था, स्थानीयकरण भी एक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें निर्धारण और परिवर्तन दोनों आते हैं। और जैसे स्थितीकरण था वैसे ही स्थानीयकरण में भी हमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक परिभाषा चाहिए जिसे हम समझ सकें कि हम बोल क्या रहे हैं या कहना क्या चाह रहे हैं एक वैज्ञानिक रूप से। तो स्थानीयकरण का इस पाठ को हम प्रारंभ करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझ के जिससे हम सब वाकिफ हैं, जीपीएस। तो शुरू करते हैं एक सोच प्रयोग से। मान लो एक घना जंगल है। इस जंगल में आपको पैराशूट से कहीं छोड़ दिया जाता है, आपको नहीं मालूम कहाँ। अब जंगल 10 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसमें हम अपने स्थान की पहचान कर सकते हैं कार्तीय निर्देशांक प्रणाली से, यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम दो अक्षों पे दूरी से स्थान बता सकते हैं। जैसे कि स्थान 4 और 7 का मतलब कि क्षैतिज x अक्ष पे हम 4 किलोमीटर दूर हैं और लंब y अक्ष पे 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी तरह से 7.5 और 5.5 का मतलब है x एक्सिस पे 7.5 किलोमीटर और y एक्सिस पे 5.5 किलोमीटर। अब आपको इस जंगल में कहीं पैराशूट से ड्रॉप कर दिया गया है और आपको पता करना है कि मैं कहाँ हूँ, और उत्तर देना है कार्तीय निर्देशांक में। अब आपके मदद के लिए हैं 3 साथी जो जंगल में कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। अब आपके साथियों को अपने अपने स्थान पता हैं, भला ही आपको मालूम होना हो, पर उनको अपने अपने स्थान पता हैं। आपको और आपके साथियों को लाउड स्पीकर दिए गए हैं जिससे आपस में बात हो सके। आपके पास एक स्टॉप वॉच है जिससे आप बीते समय को देख सकें। तो प्रश्न है कि इस जंगल में आप अपना स्थान निर्धारण कैसे करोगे। थोड़ा सोचना है तो पॉज कर लीजिए, 10 सेकंड बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हम ध्वनि गति, आवाज़ की गति की जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लाउडस्पीकर से बोल सकते हैं कि सब साथी तुरंत अपने अपने स्थान बताएं और पूछते ही अपनी घड़ी चालू कर दो। और क्योंकि हमने तुरंत बताने को कहा है, मान के चलो कि जवाब देने में साथी देर नहीं लगाएंगे। और अब जैसे जैसे जवाब आ रहे हैं, स्थान के साथ हम समय भी लिखेंगे। उदाहरण के लिए मान लो आपके साथियों के जवाब आए। एक का आया 9 और 9:30 और यह जवाब आया 51.5 सेकंड्स में, 51.5 सेकंड के बाद। फिर एक ने बोला 4:30 और 5:30 और इसे आने में लगा 18.2 सेकंड। और तीसरे के निर्देशांक हैं 5 और 0.5, जो लगा 37 सेकंड आने में। अब हम अपना स्थान निर्धारण एक ग्राफ पेपर और कंपास से कर सकते हैं।
पहले हम अपने तीनों साथियों के स्थान इस पे लगा देंगे। अब ध्वनि गति है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो क्योंकि हमने हर एक स्थान से जुड़ा समय का देर भी नापा है, तो हम आराम से गणना कर सकते हैं कि यह 3 स्थान हमसे कितना दूर हैं। आवाज़ ने 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतना समय लिया वहाँ तक जाने और आने में, तो हम वहाँ और अपने से दूरी निकाल सकते हैं। तो हर एक साथी के निर्देशांक की दूरी और उसका गणन हम यहाँ देख सकते हैं। 9 और 9.5 पे जो थे वो हमसे 8.5 किलोमीटर दूर हैं। 4.5 और 5.5 के स्थान से हम 3 किलोमीटर दूर हैं और 5 और 0.5 से हम 6.1 किलोमीटर दूर हैं। तो अब कंपास निकाल के उसे उन दूरियों पे सेट करके हम अलग अलग अर्धव्यास के चाप खींच सकते हैं। We can draw different arcs for that radius. जैसे कि हम निर्देशांक 9 और 9.5 से 8.5 किलोमीटर दूर हैं, तो कंपास को 8.5 पे खोलो और 9 और 9.5 के बिंदु पे केंद्रित चाप खींचो। इसके परिधि पे हमारा स्थान कहीं है। जब हम ऐसे ही 4.5 और 5.5 के स्थान से 3 किलोमीटर का वृत्त बनाएंगे, तो वो पहले वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटेगा, जिसका मतलब है हमने अपना स्थान निर्धारण 2 निर्देशांकों पे कर लिया है। और आखिरी साथी के स्थान 5 और 0.5 से 6.1 किलोमीटर का चाप से हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्थान 1.5 और 5.5 पे है। अब ग्राफीय तरीके के बजाय हम इसको अलजेब्रा या बीजगणित से भी कर सकते हैं। हम अपने निर्देशांक को x, y मान के चलें और 2 बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र का इस्तेमाल करके हमारे 3 समीकरण बनते हैं, जिससे x और y का ज्ञात हम कर सकते हैं। इसको आप यहाँ देख सकते हो। अब इसी प्रश्न प्रयोग का हम एक और रूप देखते हैं। हमारे जंगल का नक्शा द्विआयामी आकार का था, 2 डायमेंशनल था। यानी स्थान निर्धारण के लिए हमें 2 अक्षों की आवश्यकता थी, क्षैतिज में x अक्ष और लंब में y। एक आयामी आकार में सिर्फ एक अक्ष होगा जो एक रेखा के रूप लेगा, जिसकी सिर्फ लंबाई होगी। यहाँ पे स्थान निर्धारण के लिए हमें सिर्फ एक संख्या की ज़रूरत है, जैसे यह है स्थान 5 और ये हो गया स्थान 2.5। तो अब इसी स्थान निर्धारण का सोच प्रयोग करें जहां हमारा जंगल एक आयामी हो। समझो सीधी सड़क है। तो मान लो एक साथी बोलता है कि वो 7 पे है और ध्वनि गति से आपने गणन किया कि उसकी दूरी आपसे 1 किलोमीटर है। इसका मतलब या तो आप 6 पे हो या 8 पे। अब दूसरा साथी बोलता है कि वो 5 पे है और आपने पता किया कि आप उनसे 3 किलोमीटर दूर हो, यानी 2 पे या 8 पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा स्थान 8 पे निर्धारित हो गया है। हमें तीसरे साथी की आवश्यकता नहीं है। इससे अर्थ यह निकलता है कि एक आयामी आकार जैसे रेखा पे हमें 2 साथी चाहिए अपने स्थान निर्धारण के लिए। द्विआयामी आकार जैसे धरातल पे हमें 3 साथी चाहिए अपने स्थान निर्धारण के लिए, और अनुमान से त्रिआयामी आकार जैसे अंतरिक्ष में हमें 4 साथी चाहिए स्थान निर्धारण के लिए। इस चित्र को देखिए। एक आयामी आकार में एक दूरी के पता होने से
हमारा स्थान निर्धारण 2 बिंदुओं तक होता है। द्विआयामी आकार में एक दूरी से पता होने से हमारा स्थान निर्धारण एक वृत्त के परिधि पे होता है, और त्रिआयामी अंतरिक्ष में एक दूरी के पता होने से हमारा स्थान निर्धारण एक गोलाकार के ऊपरी तल पे होता है। तो उस गोला का हमें केंद्र स्थान की सूचना है, क्योंकि हमारे साथी ने हमें बताया, और गोले का हमें रेडियस या अर्धव्यास मालूम है, क्योंकि हमने उसका गणन किया। तो हमें एक सूचना से इतना ही पता चल सकता है कि हम कहीं उस गोले के ऊपर हैं। अब अंतरिक्ष में दूसरा साथी की सूचना से एक और गोला बनेगा, और अब हम इन दोनों गोलों के ऊपरी तल पे कहीं उपस्थित हैं। जब दो गोले इस प्रकार से काटते हैं, जिसको प्रतिच्छेदन कहते हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्शन, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदन का क्षेत्र एक वृत्त आकार है, और अब हमें यहाँ तक यकीन है कि हम इस वृत्त के परिधि पर होंगे। तीसरे साथी के सूचना से जो गोला बनेगा वो इस परिधि को 2 जगह काटेगा, और अब हमारा स्थान 2 बिंदुओं पे सीमित हो जाएगा। और आखिर में चौथा सूचना गोला हमें बताएगा कि हम उन दोनों बिंदुओं में से कौन से पर हैं। तो त्रिआयामी अंतरिक्ष में हमें अपने स्थान निर्धारण के लिए 4 निर्देशांकों की सूचना चाहिए। जीपीएस इसी सिद्धांत पे चलता है। साथियों की जगह हम सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं, और आवाज की जगह सिग्नल की, जो विद्युत चुंबकीय होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। पर एक तकनीकी फर्क है, और इसको देखने के लिए हम फिर जाते हैं अपने जंगल वाले सोच प्रयोग पे, पर कुछ अलग नियमों के साथ। इस बार भी आपको जंगल में कहीं उतारा जाता है, और आपको अपना स्थान पता करना है। अब भी 3 साथी हैं जिन्हें हम सैटेलाइट साथी कह सकते हैं, क्योंकि अब इनका काम जीपीएस के सैटेलाइट का होगा और आपका काम जीपीएस रिसीवर का। आपको अब लाउडस्पीकर नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ अपने सैटेलाइट साथियों को सुनना है, और आप सिर्फ उनको सुन सकते हो। स्टॉपवॉच की जगह अब आपको और आपके साथियों को आम घड़ियां दी जाती हैं जिनके टाइम मिले हुए हैं, बिल्कुल। तो अब हम अपना स्थान निर्धारण कैसे करेंगे? तो इस बार क्या होगा कि आपको अपने साथियों से उनके स्थान निर्देशांक पूछने की ज़रूरत नहीं है। सैटेलाइट साथी खुद ब खुद समय समय पर अपने निर्देशांक बताते हैं, और उसके साथ बताते हैं कि उनके घड़ी में टाइम क्या है। और अब आपको सूचना मिल रही है स्थान की और सूचना प्रसार के समय की। अब आप क्या करेंगे कि सूचना के साथ आप लिखेंगे कि यह सूचना मेरे पास कब पहुंचा, आपके घड़ी पे क्या टाइम था। तो उदाहरण के लिए मान लो तीनों साथियों ने अपने अपने स्थान सूचना 10 बजे भेजा। तो इस बार हमारे संख्या ऐसे दिखेंगे जो इस टेबल में देख सकते हो। जो साथी 9 और 9.5 पे था, उनकी सूचना हमें पहुंचेगी 10:25.25 सेकंड में, और इसी तरह से दूसरे साथी की सूचना पहुंचेगी 9.1 सेकंड बाद, और तीसरे की 18.5 सेकंड बाद। यह वाला उदाहरण और पिछला बराबर है, सिर्फ तरीका अलग है, इसलिए आंकड़े मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हम फिर अपनी दूरियां तय कर सकते हैं और अपने स्थान निर्देशांक का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने काम किया जीपीएस रिसीवर का, और आपके साथियों ने जीपीएस सैटेलाइट का। तो जीपीएस उपग्रह अपने अपने स्थान और समय की सूचना चलाते रहते हैं।
और आपका फ़ोन उन्हें सुनता रहता है और अपने स्थान का गणन करता रहता है। सूचना यहाँ आवाज़ से नहीं भेजी जाती पर माइक्रोवेव से, जिनकी गति प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि यह 3 आयामी अंतरिक्ष है तो जीपीएस को चलने के लिए आपको 4 उपग्रहों से सूचना चाहिए और यह अति आवश्यक है कि सबकी घड़ियां एकदम मिले हों। तो जीपीएस रिसीवर अपना स्थान निर्धारण का गणन कैसे करता है वो हम इस चित्र से समझ सकते हैं। त्रिआयामी अंतरिक्ष में स्थान निर्धारित होगा 3 अक्षों की संख्या से x, y, z। तो पहले उपग्रह के निर्देशांक हैं x1, y1, z1, दूसरे के x2, y2, z2, तीसरे के x3, y3, z3 और फिर x4, y4 और z4। रिसीवर के निर्देशांक मान के चले हैं ux, uy और uz। ux, uy, uz ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालने हैं। जब उपग्रह अपने निर्देशांक और प्रसार समय भेजते हैं तो समय के अंतर और प्रकाश गति से दूरियां निकाली जाती हैं, d1, d2, d3 और d4। त्रिआयामी अंतरिक्ष में 2 निर्देशांक हों जैसे x, y, z और a, b, c, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? उनके बीच की दूरी होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल अंडर रूट। तो इससे हमारे 4 समीकरण बनते हैं और इनका हम हल कर सकते हैं कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, जिससे रिसीवर के निर्देशांक ux, uy, uz का पता चल जाता है। तो जीपीएस है अमेरिकी सरकार का, पर उसे चलाता है अमेरिकी सेना। क्योंकि इसे विश्व भर में कहीं भी चलना चाहिए, यह ज़रूरी है कि हर एक वक्त रिसीवर की नज़र में कम से कम 4 जीपीएस उपग्रह हों। इसके लिए जीपीएस का एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का उपयोग होता है, अंतरिक्ष में एक उपग्रहों का मंडल। तो जीपीएस के उपग्रह मंडल के कुछ आंकड़े देख लें। कुल करीब 30 उपग्रहों का प्रयोग होता है और इन उपग्रहों को डाला गया है मध्य पृथ्वी कक्षा में करीब 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। मध्य पृथ्वी कक्षा में ऐसे 6 पथों का या कक्षाओं को चुना गया है। ये सारे पथ वृत्ताकार के हैं और हर एक पथ पे कम से कम 4 उपग्रहों का मौजूद होना ज़रूरी है। इससे यह मंडल गारंटी दे सकता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आपका जीपीएस रिसीवर को कम से कम 4 उपग्रहों से सूचना प्राप्त हो सकती है 24 घंटे। अब याद रहे, जीपीएस अमेरिकी सरकार का दिया हुआ नाम है अपनी स्थापित की प्रणाली का। जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर विश्व स्थान निर्धारण प्रणाली। इस प्रकार के सिस्टम और भी हैं और इन सब को कहा जाता है GNSS माने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या विश्व नौसंचालन उपग्रह प्रणाली। तो ऐसे GNSS और भी हैं जिनके मदद से आप अपना स्थान निर्धारण कर सकते हैं उपग्रह मंडलों के द्वारा। यह हैं चीन के बाइडू, EU के गैलीलियो और रूस के ग्लोनास, जो सोवियत संघ के समय शुरू हुआ था। अब भारत का वैश्विक सिस्टम नहीं है पर क्षेत्रीय सिस्टम है स्थान निर्धारण का, जिसका नाम है IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या भारतीय क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन उपग्रह तंत्र, और इसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है। नाविक का विस्तारित क्षेत्र अक्षांश 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री उत्तर और देशांतर 30 डिग्री पूरब से 130 डिग्री पूरब का है। इस क्षेत्र को आप इस चित्र में देख सकते हो। नाविक का मुख्य नियंत्रण किया जाता है कर्नाटक में हासन से। IRNSS को हम गहराई से देखेंगे बाद में, क्योंकि इसको समझने के लिए और बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे याद दिला दें कि जीपीएस सिर्फ धरती के लिए ही नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष में भी काम आता है
और उपग्रह भी अपना मार्ग निर्देशन जीपीएस रिसीवर्स से कर सकते हैं। बल्कि यही नहीं, आज जीपीएस इतना सटीक हो गया है कि स्थान के साथ जीपीएस उपग्रहों के स्थितीकरण भी कर सकते हैं। स्थितीकरण हमने पिछले पाठों में देखा था। यह बताता है कि वाहन का ओरिएंटेशन कैसा है, यानी उसका मुंह किस दिशा में है। तो वाहन के अलग अलग कोनों में जीपीएस लगाए जा सकते हैं और उनके अलग अलग निर्देशांकों से पता लगाया जा सकता है वाहन की स्थिति। तो देख लीजिए कि जीपीएस कितने बारीकी में स्थान बता सकते हैं कि रिसीवरों के कुछ ही फुट दूर के फासले से वाहन की स्थिति भी पता चल सकती है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका जीपीएस यंत्र अपने निर्देशांक कैसे निकालता है उपग्रहों से सूचना पाकर। पर ये निर्देशांक हैं कौन से? ये XYZ असल में है क्या, और इससे हमें अपने धरती पे स्थान का ज्ञात कैसे होता है? तो इस निर्देशांक प्रणाली का परिचय कुछ हमारे पिछले पाठों में हुआ था। अंतरिक्षीय निर्देशांक खगोलिक निर्देशांक होते हैं और इनको हम दोबारा देखते हैं। खगोल वो गोल है जिसमें सारे तारमंडल बैठे हैं। हमारा भूगोल खगोल के बीच में है और खगोल का केंद्र भूगोल का केंद्र ही होता है। तो फिर खगोलिक कार्थिक निर्देशांकों का उद्गम या ओरिजिन पृथ्वी के बीच भूकेंद्र है। अब हमारे 3 अक्ष हैं, X, Y और Z। Z ऊपर को जाता है भूकेंद्र से उत्तरी ध्रुव को। अब X और Y अक्ष मध्य भूमि रेखा के समतल पे हैं। The X and Y axes lie on the equatorial plane. X की दिशा क्या है? X की दिशा है जहां सूर्य वसंत विषुव के दिन होता है। The X axis points to the direction where the sun is at on the vernal equinox. और फिर X अक्ष के 90 डिग्री मध्य भूमि रेखा के समतल पे Y अक्ष होगा। X अक्ष उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में पड़ता है और उसके सबसे नजदीक तारा है ओमेगा पाइसिस। Y अक्ष आर्द्र नक्षत्र में है। Z अक्ष के सबसे नजदीक तारा है ध्रुव तारा। ठीक है, तो मान लो हमारे खगोलिक निर्देशांक XYZ हैं 10,000, 12,000 और 15,000 किलोमीटर। इन संख्याओं से हम क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज़ पता लगा सकते हैं? पहले तो सरलता से यह पता चलाया जा सकता है कि हम भूकेंद्र से कितना दूर हैं। इसका सूत्र है x² + y² + z² का पूरा का अंडर रूट, जो सीधे पाइथागोरस थ्योरम है, जो आपका त्रिआयामी आकार में लगेगा। और हमारे आंकड़ों के लिए यह निकलता है 21,656 किलोमीटर, 21,656 किलोमीटर। अब यह है भूकेंद्र से दूरी। अगर हमें ज़मीन से अपनी ऊंचाई निकालनी हो तो इससे पृथ्वी का अर्धव्यास घटा देते हैं, जो है 6,378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, और हमारी ऊंचाई हो जाएगी 15,278 किलोमीटर, 15,278 किलोमीटर। यानी हम कुछ 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं। पर हमें ये नहीं पता अफ्रीका के ऊपर है कि अमेरिका के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अब इस चित्र को फिर से देखते हैं। इसमें ट्रायंगल त्रिभुज POA को देखो और हमें हल करना है एंगल थीटा का। एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा है वो एंगल भूकेंद्र से जो बिंदु P बनाता है मध्य भूमि समतल के सापेक्ष में। एंगल थीटा इज दैट एंगल which the center of the earth makes with point P with respect to the equatorial plane. तो थीटा निकालने के लिए हमें त्रिभुज POA का हल करना पड़ेगा, और जैसे आप देखेंगे ये बहुत आसान है। OP की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, x² + y² + z² का अंडर रूट करके, और वो है 21,656 किलोमीटर। PA की वैल्यू सीधे z की संख्या है और वो है 15,000। और जो हमारे मध्य भूमि समतल पे OA है
वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल, जो सीधे पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अब तीनों साइड पता है तो एंगल थीटा कोई भी साइन कॉस टैन किसी से भी निकाल लो और वो आता है 43.8 अंश 43.8 डिग्रीज। अब हमें ये थीटा निकालना ही क्यों है? क्योंकि जैसे पिछले पाठ में बताया था, यही तो है आपका खगोलिक दिक्पात या फिर सेलेस्टियल डेक्लिनेशन। और खगोलिक दिक्पात किसके बराबर है? हमारे धरती पे अक्षांश के बराबर है, लैटिट्यूड के। अक्षांश भी तो एंगल थीटा ही है, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है, जो बताता है कि भूकेंद्र से मध्य भूमि समतल के सापेक्ष हम कितना ऊपर नीचे हैं। तो अंतरिक्षीय निर्देशांक XYZ से हमें कम से कम दो चीज तो पता चल गई जो धरती पे स्थानीयकरण के काम के हैं, ऊंचाई और अक्षांश। जैसे इस उदाहरण में बिंदु P के बारे में हमें यह पता है कि वो जमीन से 15,278 किलोमीटर ऊंचा है, अक्षांश 43.8 उत्तर के ऊपर। So this point P is at a height of 15,278 kilometers over latitude 43.8 north. पर अभी हमको ये नहीं पता कि यह कनाडा के ऊपर है कि रूस के ऊपर है। हम इस अक्षांश रेखा 43.8 उत्तर के किसी भी स्थान के ऊपर हो सकते हैं। भूगोल पे स्थान निर्धारण के लिए हमें अक्षांश के साथ देशांतर भी चाहिए, दोनों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चाहिए। अब यह तो हमने देख लिया कि खगोलिक कार्तीय निर्देशांक XYZ से हम दिक्पात निकाल सकते हैं, जिससे सीधे हमारा अक्षांश निकल आता है। पर देशांतर का क्या? उसका ज्ञात कैसे होगा, क्योंकि धरती घूम रही है। फिर से हम निर्देशांक के चित्र को देखते हैं। अब इसमें आप देखिए एंगल ओमेगा। यह क्या है? यह है हमारा विषुवंश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट असेंशन। अब राइट असेंशन को हिंदी में कई जगह दाया आरोहण से बताया जाता है, पर दाया आरोहण इसके लिए गलत शब्द है। पहली बात तो जो शब्द खगोलिक शास्त्रों में सदियों से प्रयोग में है, विषुवंश, उसे किसी और नाम देने की कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात, राइट असेंशन शब्द आता है लैटिन से, और यह भी अपने में बिल्कुल अस्पष्ट है, कंफ्यूजिंग है कि कैसे राइट असेंशन शब्द इस एंगल को दर्शाता है। विषुवंश तो बिल्कुल साफ है, बता रहा है कि आप विषुव से कितने अंश दूर हो। अब जब राइट असेंशन को हिंदी में अनुवाद किया तो असेंशन माने चढ़ना या आरोहण नाम दिया गया, जो ठीक है, पर राइट यहाँ पे मतलब होता है लंब या 90 डिग्रीज, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल। पर इन्होंने राइट का अनुवाद किया दाया, जबकि ये वो राइट लेफ्ट वाला राइट नहीं है। ये तो ये है एक कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी थोड़ी अकल होनी चाहिए। चलो तो वापस आते हैं विषुवंश एंगल ओमेगा का हल करने। तो इसके लिए हम बनाते हैं त्रिभुज VOA, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो। ये त्रिभुज क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, मध्य भूमि समतल पर। अब VOA में साफ दिख रहा है OV है x की वैल्यू 10,000 किलोमीटर, VA है y की वैल्यू 12,000 किलोमीटर। एंगल OVA 90 डिग्री है, तो एंगल ओमेगा की वैल्यू आती है 50.2 डिग्री। तो इस 50.2 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हम विषुव बिंदु जो पड़ता है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, हम उससे 50.2 डिग्री की एंगल पे हैं। नक्षत्रों का नक्शा देखते हैं और पता चलता है कि 50.2 डिग्री कृत्तिका नक्षत्र में आता है। तो इस पाठ में हमने देखा कि जीपीएस से भू स्थानीयकरण
कैसे होता है, और ये भी हमने देखा कि आपको अपना भूस्थानीयकरण के लिए कम से कम 4 जीपीएस सैटेलाइट्स की आवश्यकता है, और वो सैटेलाइट्स जो अपना स्थान जानते हैं और इससे आपका जीपीएस रिसीवर ज्ञात कर लेता है कि उसका स्थान क्या है। पर यह ना भूलिएगा कि जो जीपीएस रिसीवर है उसको सिर्फ अपने खगोलिक निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांकों का ज्ञात होता है, एक्स, वाई और जेड। पर इसमें हमने ये भी देखा कि वो एक्स, वाई, जेड से हम भूकेंद्र से दूरी निकाल लेते हैं, जिससे हमें अपनी धरती से ऊंचाई पता चल जाती है। ये भी देखा हमने कि वो एक्स, वाई, जेड से हम खगोलिक दिक्पात निकाल देते हैं, और खगोलिक दिक्पात और भूगोलिक अक्षांश बराबर होते हैं, तो इससे हमें अपना अक्षांश भी पता चल जाता है। अब असली समस्या ये है कि हम अपना देशांतर कैसे निकालें। अब खगोलिक निर्देशांक एक्स, वाई, जेड से हम अपना विषुवंश निकाल सकते हैं, राइट असेंशन, पर उससे हम अपना देशांतर कैसे निकालें, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। विषुवांश असल में आपको बताता क्या है? आपको यही तो बताएगा कि आप कौन से नक्षत्र के नीचे हो। मान लो आपका जीपीएस रिसीवर बताए कि अभी आप पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे पादा के नीचे हो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे थैंक यू वेरी मच, पर इससे मैं क्या करूं? नक्षत्र 27 है, धरती घूम रही है, तकरीब 1-1 घंटे बाद आपके नक्षत्र बदलते रहते हैं सर के ऊपर। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए देशांतर, और ये कैसे होगा? तो इसका रहस्य क्या है, तरकीब क्या है, इसको हम देखेंगे अगले पाठ में, खगोलिक से भूगोलिक निर्देशांक। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।